हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और आज हम लोग अपने मेटल एंड नॉन मेटल्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स। पिछले क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंस जो था मेटल एंड नॉन मेटल का सारी चीजों को क्या किया था, खत्म किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है यूजेज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मेटल्स का यूज हम लोग देखेंगे, नॉन मेटल का देखेंगे और भी कुछ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरीके से। तो यूजेस ऑफ मेटल्स में आप देखेंगे जरा सा यहाँ पे कि क्या है। पहला अपना यूज क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि जो हम लोग कॉपर एंड एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, कौन सा मेटल है आपके सामने, कॉपर है और एल्युमिनियम। ठीक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। इस मेटल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, यूज करते हैं वायर में। ठीक है, वायर, कैसा वायर भाई, तो ये वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपके घर में आप देखे होंगे जो वायर होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वायरिंग वगैरह में, फैन में होगा आपका जो इलेक्ट्रिक, जो भी अप्लायंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जो वायर इस्तेमाल होता है ना, वो किस चीज का रहता है, या तो कॉपर रहता है, नहीं तो एल्युमिनियम। ठीक है, अब जनरली जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉपर होता है। ठीक है, पहला इसका यूज जो है ये इस प्रकार से। दूसरा यदि हम यूज के बारे में देखें मेटल्स का, और वैसे तो मेटल्स का बहुत यूज है, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हो सकता है एक ही मेटल्स का बहुत सारे यूज, ठीक है, मल्टी यूजेस हो उसके। लेकिन यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कुछ वैसे मेटल्स ही आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं, वैसे पॉइंट्स ही आपके सामने रखे गए हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ने को है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, मेटल्स का बहुत सारे यूज हो सकते हैं और एक एक मेटल्स का, जितने भी मेटल्स हैं उनके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, वेरियस यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, कई वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि हम और कुछ मेटल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहता है कि आयरन जो होता है, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम जो मेटल्स होता है वो कहाँ यूज होता है, यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। यस, क्यों, क्यों ऐसा होता है भाई, ये हाउस होल्ड यूटेंसिल के लिए इस्तेमाल होता है, घर के सामानों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री वगैरह में देखते होंगे आप खुद, जैसे ही आपके दिमाग में आता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जैसे ही किसी के दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता होगा, तो वो बड़े बड़े ढांचे जो है, स्ट्रक्चर जो है बने हुए आयरन के, स्टील के नजर आते हैं आपके दिमाग में, एक इमेजिनेशन इसी तरीके से हो जाता है। तो वहां पे क्योंकि सारी चीजें जो है, प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम चीज जो है वो उसका जो मशीन रहता है, मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो किसके रहते हैं, आयरन के जनरली आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे पार्ट्स कॉपर के भी बने रहते हैं, जैसे कि मोटर वगैरह हो गया। ठीक है, मोटर आपका जो घर में फैन वगैरह, उसका उसके अंदर का जो क्वाइलिंग होता है ना, वो कॉपर वायर से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे मशीनरी पार्ट्स हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम देखने को मिलता है। और हाउस होल्ड यूटेंसिल में भी आपको ये तीनों देखने को मिलते हैं। बर्तन वगैरह में भी हम लोग कई जगह एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, कुछ जो है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का हम लोग क्या बोलते हैं, जार वगैरह जो आता है, अब तो खैर बॉटल भी आने लग गया है। ठीक है, तो वो सब भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पे आयरन, आयरन का भी इस्तेमाल होता है, कई सारी चीजें जो हैं वो आयरन के भी बने हुए होते हैं। यदि और हम यहाँ पे बात करें कि आयरन का जो इस्तेमाल होता है, एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आयरन का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ये आयरन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैटलिस्ट के तौर पे। अच्छा, ये कैटलिस्ट क्या है भाई साहब, अच्छा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो प्रिपरेशन होता है एमोनिया गैस का। किस चीज का प्रिपरेशन में, एमोनिया गैस। क्या है एमोनिया गैस भाई, NH3। क्या है एमोनिया गैस, NH3। ठीक है, एमोनिया गैस इसी को कहते हैं। और हैबर्स प्रोसेस है एमोनिया गैस, वैसे और कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक हैबर्स प्रोसेस है, एक खास तरीका है एमोनिया बनाने का, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हायर क्लासेस में हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, कौन सा क्या क्या रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आ रहा बात समझ में। तो क्या बोलता है कि आयरन जो यहाँ मेटल इस्तेमाल होगा वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो भाई साहब कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस होता है, कई बार कैटलिस्ट मेटल भी होते हैं, कई बार कैटलिस्ट कंपाउंड भी देखने को आपको मिलेंगे। आ रहा बात समझ में। तो कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है। क्या, केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन जैसे हम करवा रहे हैं, ए का रिएक्शन हम बी के साथ करवा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल ए का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, बी के साथ करवा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, ए बी। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ए बी। आ रहा बात। लेकिन इस रिएक्शन को होने में 3 दिन का समय लग रहा है, इस रिएक्शन को होने में 3 दिन का समय लग रहा है। अब कैटलिस्ट ऐसा एक सब्सटेंस है, कैटलिस्ट एक ऐसा एक चीज है जो इस रिएक्शन को हो सकता है तुरंत करवा दे, पल भर में करवा दे। बात समझ में आ रहा है, एकदम तुरंत इस चीज को करवा दे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इनहांस करते, बढ़ा दे, इंक्रीज करते। ठीक, तो इसी चीज को जनरली जो हम लोग और खुद प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट ना करें, यानी कि हम एक कैटलिस्ट जो है वो सी क्या है आपका, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट इस्तेमाल किए तो आप देखेंगे ये केवल रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा। क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, खुद ही केमिकल रिएक्शन में यानी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में कहीं भी आपको सी नहीं नजर आ रहा है, दैट इज कैटलिस्ट। तो आयरन जो है वो, आयरन जो है एमोनिया गैस का जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं हैबर्स प्रोसेस के द्वारा, तो वहां पे वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है। आगे यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जिंक क्या बोलता है, जिंक जो है, जिंक मेटल जो है वो यूज होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। होता क्या है कि जिंक का हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि बारिश वगैरह में जो आयरन जो रहता है, जो लोहा रहता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, यही चीज है आपका, रस्ट आ जाता है उसमें। ठीक है, फिर वो काफी जल्दी खराब हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तरह तरह का हम लोग उसमें पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ और जो चीजें हैं, प्रोसेस है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिससे क्या करें, उसको जंग से बचाए, रस्टिंग से बचाए रख सके। जनरली तो हम लोग आमतौर पर पेंट करते हैं। ठीक, लेकिन गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई साहब, तो हम लोग जिंक का एक लेयर, आयरन जो होता है, तो आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर बिछा देते हैं, उसके ऊपर एक सतह, सरफेस हम लोग तैयार कर देते हैं आयरन के ऊपर पतला सा, जिसके कारण वो रस्ट से बच जाता है। बात समझ में आया। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई चीज जिंक, भाई साहब जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाया रखता है। उसके बाद एक अलग सा है आपका जिंक, क्या हो जाएगा आपका Zn, पता ही है। आयरन क्या हो जाएगा Fe, आयरन Fe, कॉपर Cu। ठीक है, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा Al, ये तो आपको पता है। कॉपर क्या हो गया Cu। ठीक है, क्रोमियम Cr। ठीक है, Cr, निकेल Ni। ठीक है, तो क्या बोलता है ना कि क्रोमियम और निकेल जो मेटल है, क्रोमियम और निकेल जो मेटल है वो यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किस चीज के इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, यस, स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील आप देखे होंगे, जिसमें क्या कह सकते हैं कि जंग वगैरह इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का आपका इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है, क्रोमियम और निकेल उसमें कुछ परसेंटेज में होता है, यानी एक तरह से कहते हैं ना कि एलॉय के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि कुछ तरह तरह के मेटल जो हैं वो मिला करके और एक अलग तरीके का जो है वो हम लोग बनाते हैं, दैट इज स्टेनलेस स्टील। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो है हम लोग लेयर बनाते हैं, लेयर उसके ऊपर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, एक लेयर सतह जो है एक तैयार करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो एक प्रोसेस। ठीक, तो वही चीज कहता है कि क्रोमियम एंड निकेल जो है मेटल, वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या, तो भाई स्टेनलेस स्टील। अगला पॉइंट की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो कहता है एल्युमिनियम फॉइल। जी हाँ, एल्युमिनियम का फॉइल, पतला 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 एकदम, एक तरह से कह सकते हैं एकदम पतला सा उसका ये थिन पेपर की तरह। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल आर यूज्ड फॉर पैकिंग। पैकिंग क्या भाई, मेडिसिन, मेडिसिन को पैक करने के लिए। यदि आप देखते होंगे तो जब आप मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं तो कई सारा जो पैकिंग रहता है वो किसका रहता है, यस, एल्युमिनियम फॉइल का वहां इस्तेमाल होता है। सिगरेट के पैकेट्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिगरेट के पैकेट्स में इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम फॉइल। और साथ ही साथ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको भी, किस क्या करने के लिए, फूड मटेरियल को क्या करेंगे, उसको पूरे अच्छे से, ताकि ज्यादा देर तक आपका गर्म रहे। ठीक है, देखते हैं ना फूड, जब हम लोग आप टिफिन लेते होंगे स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, तो बच्चे क्या करते हैं, जब लंच आपको मिलता होगा घर से, तो एल्युमिनियम का एक फॉइल आता है जिससे हम लोग कवर कर देते हैं, जिससे खाना जो है वो ज्यादा देर तक क्या रहता है आपका
गर्म रहता है। बात समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो कहता है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल। सिल्वर एंड गोल्ड काफी एक्सपेंसिव होता है, गोल्ड तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और उससे भी ज्यादा आपको कौन सा मेटल एक्सपेंसिव मिलेगा? प्लेटिनम। ठीक है, रिएक्टिविटी हम लोग सीरीज पढ़े थे, इसमें रिएक्टिविटी जो है वो प्लेटिनम का सबसे नीचे था। तो बहुत ज्यादा वो क्या है, वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो आमतौर पे कोई भी इसके बारे में जानता है कि सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी के तरह ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। लोग खास करके जो गोल्ड का जो है वो खास करके इस्तेमाल होता है। और सिल्वर का भी डेकोरेट स्वीट्स, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए भी कई बार जो है खास तौर पे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो सिल्वर। आप देखे होंगे कई सारा जो स्वीट्स रहते हैं, गुलाब जामुन हो गया या फिर और तरह तरह के जो आपको स्वीट्स मिलेंगे, उसके ऊपर में एक जो है सिल्वरी कलर का आपको एक लेयर या फिर फॉइल टाइप का आपका नजर आता है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर। ठीक है, या फिर काजू वाला जो आपको ये मिलेगा, ठीक है, पिस्ता वाला जो आपको मिठाई मिलेगा, उसके ऊपर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके मुंह में जो है अभी पानी आ गया होगा, लेकिन अलग बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लिक्विड मेटल, एक मेटल है लिक्विड जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, कौन सा है? मर्क्यूरी। यस, एक ऐसा एक मेटल है जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। और एक मेटल के बारे में हम लोग बात किए थे, गैलियम के बारे में। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि आपके हाथ पर आते ही क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल विच इज मेल्ट ऑन आवर हैंड। ठीक है, हाथ में पिघल जाता है बॉडी टेम्परेचर पर, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन यदि लिक्विड मेटल का बात करता है तो वो कौन सा होगा? मर्क्यूरी। ठीक है, एंड इसका यूज कहाँ होता है? थर्मोमीटर बनाने में। यस, थर्मोमीटर जो कि बुखार को नापता है। आप देखते होंगे आपके भी घर में आता होगा वो, पहले जो इस्तेमाल होता था खास करके, ठीक है, वो आपको यदि याद होगा, आप देखे होंगे या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको वो हो सकता है दिखाएंगे आपके घर में यदि होगा तो वो। ठीक है, एकदम पतला सा रिफिल टाइप का आता था, पेन का जो रिफिल होता है ना, उस टाइप का आता था। और उसको लगाने से पहले जो है, नापने से पहले उसको पूरा झाड़ते थे इस तरीके से करके। ठीक है, ताकि जो पारा है उसका जो, यानी कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाए, और फिर उसको हम लोग लगाते थे। एकदम पेन की रिफिल की तरह वो आता था। तो उसमें जो हम लोग उसमें जो इस्तेमाल होता था वो क्या इस्तेमाल होता था? मर्क्यूरी इस्तेमाल होता था। आ रहा बात समझ में आपको? और यदि हम बात करें तो कुछ मेटल्स हैं, कौन कौन से भाई साहब? सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। सोडियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम जो मेटल है वो इस्तेमाल होते हैं एटॉमिक एनर्जी के लिए। वाह, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एटॉमिक एनर्जी के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है और मतलब यही मेटल देखिए, जिरकोनियम। कई सारे मेटल जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एल्युमिनियम मिला, यहाँ भी आपको एल्युमिनियम मिला, यहाँ आयरन मिला, यहाँ भी आयरन मिला, यहाँ जिंक आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एल्युमिनियम फॉइल, यहाँ भी एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम। तो स्टार्टिंग में ही हम कहे थे कि एक मेटल्स के कई सारे यूजेस हो सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ भी जो यूजेस है वो हम लोग एक दो तीन ज्यादा पढ़ रहे हैं उस एक खास मेटल का। ठीक है, इंडिविजुअल मेटल का, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कुछ भी। ठीक, लेकिन हो सकता है उसके कई सारे और भी यूजेस हों। आ रहा बात समझ में? तो कहता है कि जिरकोनियम जो है उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाने के लिए, यानी कि एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बुलेट प्रूफ क्या? यदि बंदूक चला, गोली चला, तो वो जो सीट पहने हुए रहेंगे, जो जैकेट पहने हुए रहेंगे, उसको वो गोली छेद करके आगे नहीं जाता है। दैट इज, उसी को कहते हैं बुलेट प्रूफ। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो लीड मेटल के बारे में यहाँ पे बात है। क्या है भाई? लीड मेटल। तो लीड मेटल का इस्तेमाल कहाँ होता है? कार का बैटरी में। यस, कार का जो बैटरी होता है उसमें किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? लीड मेटल का। बात समझ में आया? लीड मेटल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें? यूजेज ऑफ मेटल्स। अब हम लोग क्या देखेंगे? यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। कॉपी करें। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में, एक्चुअली देखा जाए ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसमें हमारे लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नॉन मेटल्स का होता है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का संख्या जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, लेकिन यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो ज्यादा इसेंशियल है एज कम्पेयर टू मेटल्स। क्योंकि आप खुद समझिए कि हमें सांस लेने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? यस, ऑक्सीजन की। देखिए क्या है? नॉन मेटल है। पानी पीने की जरूरत है, वो किससे बना हुआ? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, H2। वो भी किससे मिलकर के बना हुआ है? नॉन मेटल से बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है। इवन ये देखिए, प्लांट्स
प्लांट्स यदि है तभी अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, नॉन मेटल से बना हुआ है। तो ऐसी कई सारे चीजें हैं। इवन आप कार्बन, एक 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 केवल एलिमेंट हम ले लेते हैं कार्बन, उसके कई सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेडिसिन में काम आता है, जो मैक्सिमम आपको है वो सारा किस चीज का बना हुआ है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बना हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। सुबह सुबह आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका भी यदि आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें भी कार्बन के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का हमारे डेली लाइफ में डेली कितना ज्यादा इस्तेमाल है। टूथ ब्रश जो होता है वो भी यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी किस चीज का ही है, प्लास्टिक, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो कई सारे चीजें, कई सारे चीजें हैं। आप कपड़ा पहने हुए हो, ये भी इसमें भी क्या है, कार्बन। ठीक है, तो कई सारे चीजें हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली यूज में, जो हम यूज कर रहे हैं, जो इसेंशियल है एकदम, तो वो जो है वो क्या है, नॉन मेटल से ही आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स का जो यूज है वो किस प्रकार से। हालांकि ये तो जितने भी यूज लिखे हुए हैं वो तो कुल गिने चुने से हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन यूजेस का बात करें तो बहुत ही यूज है नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है वो यूज हम लोग करते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो इसमें होता क्या है ना कि हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर जो पाई बॉन्ड होते हैं, एक तरह से ऐसा कहें तो पाई बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ करके हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि एक तरह से होता है क्या है कि इस तरीके से, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और हाइड्रोजनेशन जब हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं H2PT, ठीक है, या PD, और इसके जगह हम लिख सकते हैं PT, या और भी हम इसके जगह कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलिस्ट तो अभी बताएं जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। हालांकि इसका जो फंक्शन है और टोटल जो चीज है वो हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। बस हम आपको रफली एक आइडिया दे रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो इस डबल बॉन्ड को, और ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, वेजिटेबल ऑयल्स। क्या कहलाएगा, वेजिटेबल ऑयल्स। ये हम आपको रफली एक आइडिया दे रहे हैं इंट्रोडक्टरी समझ करके, कि जब वहां पे हम डिटेल से भी बात करेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें याद आएंगी। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि यहाँ पे कार्बन और ये ऐसा, कार्बन ये ऐसा और ये, ठीक है, और यहाँ यहाँ आपको क्या नजर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। और इसको कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है तब जब क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट इस चीज में। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए जब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं देन इट इज कॉल्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। बात समझ में आया? अब जो हाइड्रोजन है उसका हम लोग इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। अभी आप देखें कि हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, आयरन का। मेटल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आयरन का इस्तेमाल हम किस लिए किए थे, एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए थे हैबर्स प्रोसेस में। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन करने के लिए, तो एमोनिया, यही NH3 बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए। बात समझ में आया? तो NH3 को ही बनाने के लिए, NH3 को ही बनाने के लिए ये रहा NH3, Fe हो गया कैटलिस्ट, Fe क्या हो गया, कैटलिस्ट। और किस चीज का इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि आप NH3 एमोनिया में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है कि आपका किस चीज का इस्तेमाल हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ ही हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल हुआ होगा, वो भी नॉन मेटल है। तो आगे वाले पॉइंट में तो नहीं, लेकिन हाँ 5th नंबर पॉइंट में वो चीज मेंशन है। तो आगे हम लोग देखते हैं लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है, कैसा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो यूज होता है रॉकेट फ्यूल में। ठीक है, रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यस, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन, कार्बन के बारे में, कार्बन जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रोड्स के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप क्लास 8 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का जो चैप्टर है, उसमें आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह। इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे या फिर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, और इलेक्ट्रोड जिंक का या फिर कॉपर का ले लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे।
तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हो सकता है जो उसका कलर है वो चेंज हो जाए, या हो सकता है नहीं चेंज हो। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में से भी पढ़े थे, ठीक है, कि कब डिस्प्लेस होगा कब डिस्प्लेस नहीं। और वो चीज किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, रिएक्टिविटी सीरीज पर। यदि कोई भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो वो अपने आप को, अपने नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर सकता है, और यदि वो नीचे है तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग किस कार्बन का, और खास करके जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है वो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। ग्रेफाइट सुने हो ना, पेंसिल में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और साथ साथ ड्राई सेल। तो ड्राई सेल क्या हो गया भाई, वो जो बैटरी देखते हो, पेंसिल बैटरी जो कि टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है, इस तरीके से एकदम पतला सा ये बैटरी आता है इस तरीके से। तो इसमें जो अंदर एक कार्बन का रॉड रहता है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड टाइप, ठीक है, मतलब एक लीड टाइप ऐसा समझ सकते हैं। ग्रेफाइट का जो लीड हम पेंसिल में देखते हैं उसी तरीके से वो इस्तेमाल होता है। फिफ्थ वही फिर आ गया कि नाइट्रोजन जो है वो यूज हो रहा है किस तरीके से, मैन्युफैक्चर क्या चीज बनाने के लिए, एमोनिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, N2, क्या आ जाएगा, N2, ठीक है। तो हाइड्रोजन और N2 जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और क्या बन रहा है आपका, एमोनिया। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एमोनिया। बैलेंस यदि हम केमिकल रिएक्शन को करते तो यहाँ यदि 3 लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे, 3, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ हम 2 लिखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3, अब तो हमको 4 करना पड़ेगा हाइड्रोजन, तो हम क्या कर देंगे, यदि हम यहाँ 2 कर दे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3H2। लेकिन नाइट्रोजन कितना, 2, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। बैलेंस हो गया क्या, देख लीजिए, ठीक है। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। तो ये बैलेंस्ड है आपका, और यही आपका हैबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आया? अब ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, किसका इनर्टनेस भाई, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो होता है ना वो थोड़ा सा इनर्ट कह सकते हैं, इनर्ट भी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, और दोनों यदि रिएक्ट हो जाए तो NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या भाई, क्या बनेगा, ये N2 है और साथ ही साथ O2 भी है, N2 भी और O2 भी है, और ये दोनों यदि रिएक्ट करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO का, ठीक है। और यदि ये रिएक्शन, चूंकि ऑक्सीजन तो रिएक्टिव है, जानते ही हैं, बड़े आसानी से किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। रस्ट, आयरन के साथ जो है वो रस्टिंग में हेल्प कर देता है, या फिर कुछ भी आपके भोजन को जो है वो खराब हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, या कई सारा एल्युमिनियम है उसके ऊपर में एक सरफेस सतह बन जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर में एक सतह बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो होता है वो इनर्टनेस होता है। कैसे समझ सकते हैं हम इसको, कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन, और क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो इन दोनों का रिएक्शन होकर के NO बन जाना चाहिए था। और खास बात, यदि ये रिएक्शन हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, तकरीबन तकरीबन 71%, 70-71%, और ऑक्सीजन कितना है, अप्रोक्स 20-21%, ठीक है, जितना हम मान करके चल रहे हैं। तो ये वाला परसेंटेज, तो एक प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग हो गया। और लिमिटिंग कहने का मतलब एक लिमिट अमाउंट में, ठीक है, यानी कि कम है, ऐसा समझिए। और N2 क्या है, बहुत ज्यादा है, एक 70 है और एक 20 है, एक 70 और एक 20-21 है। तो कह सकते हैं कि यदि इसके साथ इसका रिएक्शन होता और ये एसिड और ये बन गया होता ऑक्साइड, नाइट्रोजन का फॉर्म हो गया होता मोनोऑक्साइड, तो फिर आज ऑक्सीजन बचा नहीं होता, और आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते इस रिएक्शन के बारे में। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनर्टनेस जो है उसका इस्तेमाल हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए करते हैं, यानी फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए कहते हैं। आप देखते होंगे चिप्स आप खाते हैं, लेज, कुरकुरे, या फिर कुछ भी इस तरीके का आप वेफर्स वगैरह खाते होंगे, तो उसके अंदर एयर टाइट वो रहता है, ठीक है, यानी कि बड़ा सा पैकेट रहता है और उसमें पूरा जो है वो एयर भरा हुआ रहता है, और उसके अंदर में चिप्स या फिर कुरकुरे जो एकदम छोटा सा कम मात्रा में आपको मिलता है, वहां पे कम क्वांटिटी में मिलता है। तो जो उसमें एयर भरा हुआ रहता है, कहने का मतलब है जो गैस भरा हुआ रहता है, विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन। क्या उसमें रहता है, आपका नाइट्रोजन गैस रहता है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनर्टनेस है, और आपको आपके जो खाना रहता है, यानी कह सकते हैं जो वही कुरकुरे या लेज या उस तरीके वेफर्स कुछ भी है,
तो उसको क्या करता है, वो प्रिजर्व करने का काम करता है, ज्यादा दिन तक उसको खराब होने से बचाता है। ठीक है, अगला यदि हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, कुछ कंपाउंड है नाइट्रोजन के, वैसे तो कई सारे कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे कुछ खास कंपाउंड्स के बारे में बात हो रहा है, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या बात कर रहा है, टीएनटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीएनटी, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलिन। और एक होता है नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, इसके बारे में विशेष तौर पे जो हम लोग 12th में इसका प्रिपरेशन भी देखते हैं, किस तरीके से ये बनता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन, और ये जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एक्सप्लोसिव के तौर पे, बहुत ही खतरनाक ये एक्सप्लोसिव होता है, टीएनटी बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है खास करके। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन भी इस्तेमाल होता है बम वगैरह बनाने में, जो कि काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। सल्फर के यदि बारे में बात करें, सल्फर के बारे में, तो सल्फर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड है, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। कई सारे एसिड बेस रिएक्शन हम लोग करवा के इसके साथ देखते हैं, मेटल के साथ भी हम लोग इसका रिएक्शन करवा करके देखें। बात समझ में आ रहा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत ही ब्रॉड इसका यूजेस है, एप्लीकेशन आगे भी हम लोग देखेंगे हायर क्लासेस। सल्फर का यदि हम बात करें तो सल्फर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़, रबड़ वेल्कनाइजेशन, क्या वेल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रबड़ को जो है ना वो हार्ड बनाने का काम करते हैं। आप रबड़ जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आप स्ट्रेचेबल ऐसा आपको नजर आता है, स्ट्रेचेबल कुछ, या फिर जो हम लोग इरेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं रबड़, वैसा दिमाग में आपके मन में आता है। लेकिन रबड़ ही मटेरियल होता है, रबड़ जिसको हम लोग थोड़ा सा हार्ड कर दे, हार्डनिंग हम उसमें जब हम लोग लाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेल्कनाइजेशन, और वो इस्तेमाल होता है सल्फर के साथ। ठीक है, यानी सल्फर का हम इस्तेमाल करेंगे उस प्रोसेस में, वेल्कनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें सल्फर रबड़ को हार्ड बनाते हैं, और इसमें इस्तेमाल किसका होता है, सल्फर का। जैसे टायर वगैरह आप देखते होंगे, गाड़ी का जो टायर वगैरह रहता है उसमें उसको वो रबड़ से ही बना हुआ रहता है, और उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए जो है वो हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे फिर हम लोग देखेंगे कि मेटल्स, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे जो है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, कैसे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना है। कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट इट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ध्यान से समझना है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, और ऐसा भी कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी जब भी मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है आपस में, ठीक है, तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, आयोनिक बॉन्ड का। ठीक है, यानी कि ये जो भी कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, वो किस प्रकार का कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होंगे। क्या, कैसे कंपाउंड होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। तो आयोनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बने हुए रहेंगे उसको हम लोग कैसा बॉन्ड कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये Na क्या है आपका, मेटल है, Na क्या है, मेटल है। ठीक है, और यहाँ पे आप यदि हम बात करें Cl का, Cl का यदि हम बात करें तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, तो जो बनता है वो क्या बन जाता है, NaCl। कैसे बना वो बात की बात, क्या बन गया, NaCl। और NaCl जो होगा, जो कि मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बना है, तो NaCl कैसा कंपाउंड होगा, आयोनिक होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड किस प्रकार का होगा, तो यस, आयोनिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। बात समझ में आया, क्लियर है। अब कैसे आयोनिक बॉन्ड किसको कहेंगे, कब बनता है,
वो सब बाद की बात है। अभी मेटल और नॉन मेटल बना, उसके कंपाउंड को, उस तरीके कंपाउंड को क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। और जो बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच का वो कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक, दूसरा, ठीक, व्हेन नॉन मेटल्स react with each other, it forms covalent compound। ठीक है, यानी कि मेटल्स यदि रिएक्ट करेंगे आपस में, नॉन मेटल्स क्या रिएक्ट करेंगे आपस में, नॉन मेटल, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यस, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कि ये आपका कार्बन, ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है आपका, नॉन मेटल। और ये दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहे हैं, CH4, और ये क्या है आपका, मीथेन। मीथेन क्या है, ये मीथेन। और मीथेन क्या होता है, कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ये दो नॉन मेटल मिलने से बने हैं, तो ये कहलाएगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड। और इसके बीच का जो बॉन्ड रहेगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा, वैसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या हम बात किए यहाँ पे? ठीक, अब ये जो बॉन्ड हैं ये क्यों बनते हैं, आपस में बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो कोई भी बात, बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे पूरे केमिस्ट्री में एक चीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्टेबिलिटी का हमारे लाइफ में भी, यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये बात, यदि हम इसको जोड़ने की यदि हम बात करें, तो स्टेबिलिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी। ठीक, उसी प्रकार से हम डेली लाइफ से इसको यदि हम थोड़ा सा रिलेट करें, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स या जो भी है, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो भी क्या चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे होगा भाई, कैसे मेटल्स जो है वो स्टेबिलिटी स्टेबल कहलाएंगे, कैसे नॉन मेटल जो है स्टेबल कहलाएगा भाई? हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा सा भाई पैसा आ जाए, सारा कुछ सही रहे, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, लोग बोलते हैं हाँ भाई ये स्टेबल है, देखो इसका लाइफ जो है थोड़ा स्टेबल है। हालांकि यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो कंप्लीट कह सकते हैं रिलेशन है, वो दो चीजों से। एक तो जैसे ही स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगा तो उसमें एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। अब एनर्जी कम कैसे हो जाएगा, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ दूसरे तरीके से एडप्ट करके हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कैसे स्टेबिलिटी आ जाएगा, अब कोई इंसान है, उसको 4-5 दिन तक खाना मत दो, खाना मत दो, एनर्जी डाउन हुआ, ठीक है, स्टेबल बेड पे बेड पे वो आ जाएगा। ठीक है, 5-6 दिन तक खाना न दो, क्या आ जाएगा, पूरा पूरी कंप्लीट बेड पे आ जाएगा, केवल पानी दो उसको, और जब बेड पे आए तो एनर्जी क्या हो गया, डाउन। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, कोई भी कंपाउंड जितने ज्यादा स्टेबल बनेंगे उसमें एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी, लो एनर्जी, लोअर एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही कम उसमें एनर्जी होगा। और ये यूनिवर्सल है पूरे केमिस्ट्री में, हमेशा ये चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जितना हायर एनर्जी होगा उतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आया? अब तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ तो अभी आपको एनर्जी को लेकर के नहीं समझना है, अभी आपको यहाँ पे समझना है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो मेटल्स है और नॉन मेटल जो है वो स्टेबिलिटी के लिए आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। यानी 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 कोई भी यदि मेटल है और नॉन मेटल है, कोई भी यदि मेटल है और नॉन मेटल है, वो क्या करेगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से उसको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दे या ले या शेयर करे, कुछ भी, किसी से कर्ज ले ले या किसी को दे दे या फिर आपस में क्या कर ले, शेयरिंग कर ले, कोई भी कंडीशंस लगा करके यदि वो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है तो हम कहेंगे यस, वो क्या कर लिया, स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। ठीक है, अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। आप पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, तो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के बारे में देखते हैं। ठीक है,
इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, ठीक है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। अब होता क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस है कौन सा है, हीलियम, ठीक है, उसके बाद नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन और रेडन, यही है ना। ये क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, जेनन और ये क्रिप्टन, ठीक है, और ये रेडन, ठीक। यदि एटॉमिक नंबर बात करें, ठीक है, एटॉमिक नंबर बात करें हम, ठीक है, ये तो सिंबल नाम लिख दिया हम यहाँ पे। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्यों वो बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे, के एल एम एन ओ पी पढ़े थे ना, सेल, के एल एम एन ओ पी, कहां पढ़े थे, क्लास 9 में भी आप पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर केवल 2 है तो 2, इसका क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 18, 2, 8 और 8, इसका 36, 2, 8, 18 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 8, हो गया क्या 54, ठीक है, 2, 8, 18, 18, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, 86, 2, 8, 18, 32, 18 और 8, आ रहा क्या, देखेंगे सारा को जब आप काउंट करेंगे, ये तो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि एटॉमिक नंबर ये है तो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को हम अरेंजमेंट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, और सेल्स के अकॉर्डिंग जो है हम क्या किए हैं, इसको अरेंज किए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो खास बात यह है कि जब इसके आउटर मोस्ट जब ऑर्बिट में आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखेंगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, केवल और केवल हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम क्या करता है, अपना डबलेट होता है, ठीक है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन क्लास 9 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, तब वहां पे हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक। और बाकी जो है हीलियम को छोड़ करके सारे जो बाकी एलिमेंट है वो क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। तो जितने भी नोबल गैस हैं उसके पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, सारा का सारा 8 कंप्लीट किए हुए है, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं किए हुए हों, क्यों, अपने स्टेबिलिटी के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा कि स्टेबिलिटी के लिए अब नोबल गैस का क्या कनेक्शन है भाई स्टेबिलिटी के लिए। तो बात ऐसा है कि इसका आउटर मोस्ट जो इसका ऑर्बिट है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम जो है वो कितना आ जा रहा है 8 पे, वो क्या कहला रहा है, स्टेबल, ठीक। अब नोबल गैस को छोड़ करके 8 यदि रहेगा लास्ट में उसके, एक्सेप्ट हीलियम, तो नोबल गैस को छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनस्टेबल, ठीक। अब वो अपने स्टेबिलिटी के लिए कैसे स्टेबिलिटी मिलेगा, नोबल गैस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे तो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, स्टेबल। तब वो अपनी स्टेबिलिटी को पहुंचने के लिए, स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना, यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दे देना, कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी से कर्ज ले लेना, और ना दे पा रहे हैं और ना ले पा रहे हैं तो उस कंडीशन में शेयरिंग करना, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका था क्या, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट हो गया, मिटा दे।
take to achieve noble gas electronic configuration, ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कैसे हो सकता है, बाय, ठीक है, गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और कैसे हो सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके किसी भी तरीके से, जो कि दो के साथ हमको बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे तालमेल बनेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके, ले करके या शेयरिंग करके, ठीक है, लिख लिए। अब आगे देखेंगे कि जब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है उस दौरान ही क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसको भी तो इस प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, और वो भी यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर शेयरिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपाउंड्स बनते समय या मॉलिक्यूल बनते समय जो है उसका भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा होगा इन जनरल। बात समझ में आया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या बोले कि यदि कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे होंगे, या तो लूज इलेक्ट्रॉन करके, या तो गेन इलेक्ट्रॉन करके, या फिर शेयर इलेक्ट्रॉन करके, तब क्या होगा, तब एक का तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो ही रहा होगा, साथ ही साथ दूसरे का भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा होगा, क्योंकि दूसरा वाला भी तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसका भी, उसको भी स्टेबिलिटी मिलेगा, उसको भी कुछ फायदा मिलेगा तब। बात समझ में आ रहा है, अब देखेंगे। अच्छा, उस दौरान क्या होगा कि जब दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, ठीक है, शेयरिंग होगा, उसी के दौरान उनमें क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो जिस चीज से बंधे हुए रहते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और जस्ट अ बॉन्ड। बात समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं, ठीक। अब इस चीज को थोड़ा सा और देख सकते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कैसे केमिकल बॉन्ड आपका बन रहा है, क्या चल रहा है, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि द एटम combine with another to achieve noble gas uh, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ में आया। तो जो एटम रहेंगे वो कंबाइन होंगे किसी दूसरे के साथ, क्यों, तो अचीव करने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्म अ बॉन्ड, एंड ड्यूरिंग दिस, ठीक है, दे कंबाइन with a force of attraction is called केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो एटम रहेगा वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा दूसरे के साथ, क्यों कंबाइन कर रहा भाई, तो अचीव करने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, और इसके दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दिस दे कंबाइन विथ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है, वो कंबाइन होंगे किसके द्वारा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, उसी में लेन देन में उनमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, और उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड के भी नाम से
जानते हैं। इस चीज को और समझने के लिए, केमिकल बॉन्ड को और समझने के लिए आपको जानने की जरूरत है आयंस के बारे में कि आयंस क्या होता है, तभी आपको हम समझा पाएंगे अच्छे से केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो आइए देखते हैं आयंस क्या होता है। ठीक है, मिटा दे। आयंस बेसिकली आयंस जो होता है, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है और और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम। बात समझ में आया? एटम का ग्रुप भी हो सकता है या फिर जनरली इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम हम कहते हैं। दो तरीके के होते हैं ये आयंस जो होते हैं, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। पहले वो कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं भाई साहब पहले को? कैटायन। कैटायन क्या है? कैटायन क्या है? पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, ठीक है, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, इज कॉल्ड इज कॉल्ड कैटायन। क्या कहेंगे? कैटायन। जैसे एग्जांपल क्या कहेंगे भाई साहब? कहेंगे मैग्नीशियम +2, ठीक है, कैल्शियम +2, ठीक है, सोडियम प्लस, ठीक है, पोटासियम प्लस। ये सब क्या है? कैटायन है। ठीक है, H+, ये क्या है? सारे के सारे क्या है? कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज एटम। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैटायन। ठीक है, दो तरीके के हुए, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेंगे तो एक पॉजिटिव हो गया, एंड सेकेंड वन क्या कहेंगे? एनायन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? एनायन। दूसरा क्या कहेंगे? एनायन। और ये क्या है? निगेटिवली, ठीक है, चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। निगेटिवली चार्ज जो रहेगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहेंगे? यस, एनायन कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे Cl-F-, इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और बताइए N3-, ठीक है, बात समझ में आ रहा? O-2, ठीक है, H-, हाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड है। ठीक है, तो नाम तो बात की बात है, ये अभी केवल क्या है आपके लिए? एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? कैटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? एनायन। कैटायन कब फॉर्मेशन होता है, एनायन कब फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से कैटायन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एनायन का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, और आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।